नमस्कार, आप देख रहे हैं डे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम इंडिया दिस वीक में। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 किया पारित। इस विधेयक के तहत डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं होंगी। किसान बिलों पर हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की घोषणा की। सरकार ने गेहूं, चना, जौ, सरसों, मसूर और रैपसीड पर एमएसपी बढ़ाई। राज्यसभा में पास हुआ बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020। इस विधेयक के जरिए किया गया 1949 के बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन। इसमें बैंकों के लाइसेंस, प्रबंधन और संचालन जैसे विभिन्न पहलुओं का विवरण उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत आईसीएमआर द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन का किया गया शुभारंभ। देश भर के किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और उद्यमी समूह बनाकर इस कार्यक्रम में आवेदन कर भाग ले सकते हैं। मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 किया पेश। इसके जरिए औद्योगिक कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया। सेना को मिली नई आसमानी ताकत, स्वदेशी ड्रोन अभ्यास का किया गया सफल परीक्षण। भारतीय सशस्त्र बलों को अभ्यास लड़ाकू ड्रोन का मिलेगा काफी लाभ। और 2022 में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कमीशन किया जाएगा। इस रिएक्टर का निर्माण तमिलनाडु के चेन्नई में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन में किया जा रहा है। और अब खबरें विस्तार से। हाल ही में 23 सितंबर को लोकसभा ने जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया है। आपको बता दें, इस विधेयक के तहत अब जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं डोगरी, कश्मीरी और हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी होंगी। विरोध के बावजूद ध्वनिमत से जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 पारित किया गया। इसमें पंजाबी और गोजरी को शामिल न किए जाने के कारण इसका विरोध किया जा रहा है। इससे पहले, मतलब धारा 370 को निरस्त करने से पहले, उर्दू और अंग्रेजी राज्य की आधिकारिक भाषा थी। अब हिंदी, डोगरी और कश्मीरी को भी जोड़ा गया है। इस अनुमोदन तक डोगरी और कश्मीरी भारत में किसी भी राज्य में आधिकारिक भाषा नहीं थी। हालांकि उन्हें 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। इन दोनों के अलावा सिंधी अभी तक किसी राज्य में एक आधिकारिक भाषा नहीं है। हालांकि इसे 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। अनुच्छेद 343 यह अनुच्छेद कहता है कि देवनागरी लिपि में संघ की आधिकारिक भाषा हिंदी होगी। ये भी कहता है कि अंकों का उपयोग अंतर्राष्ट्रीय रूप में किया जाएगा। इस अनुच्छेद में कहा गया है कि संविधान के प्रारंभ के 15 वर्षों तक अंग्रेजी भाषा आधिकारिक भाषा के रूप में बनी रहेगी। 8वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 अनुसूचित भाषाओं को राज्यों के आधिकारिक भाषाओं के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। राज्यों को अनुसूचित भाषाओं से अपनी आधिकारिक भाषा चुनने के लिए बाध्य नहीं किया गया है। संसदीय कार्रवाई। संविधान के अनुसार संसदीय कार्रवाई हिंदी या अंग्रेजी में की जाएगी। संविधान व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में स्वयं को व्यक्त करने की भी अनुमति देता है, अगर व्यक्ति हिंदी या अंग्रेजी में व्यक्त करने में असमर्थ है। हालांकि इसके लिए सदन के स्पीकर की अनुमति की आवश्यकता होती है। वहीं संविधान कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में कार्रवाई अंग्रेजी में होगी। हालांकि कुछ उच्च न्यायालयों ने राष्ट्रपति से सहमति के बाद हिंदी का विकल्प प्राप्त कर लिया है। इसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और बिहार शामिल है। संसद के पास कानून द्वारा इसे बदलने की शक्तियां हैं। हालांकि अब तक ऐसा नहीं किया है।
एक तरफ जहां कृषि बिल को लेकर सड़कों से लेकर संसद तक हंगामा देखने को मिला, वहीं दूसरी ओर इसी हंगामे के बीच केंद्र सरकार ने गेहूं समेत 6 रबी सीजन की फसलों के लिए एमएसपी में बढ़ोतरी की घोषणा की है। केंद्र सरकार ने साल 2021 से 22 के रबी सीजन के 6 रबी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी की घोषणा की है। गौरतलब है कि भारत में रबी फसलें उन कृषि फसलों को कहा जाता है जिन्हें सर्दी में बोया जाता है और बसंत में काट लिया जाता है। रबी की फसलों में गेहूं, जौ, सरसों आदि की फसलें आती हैं। गेहूं, जौ, चना, मसूर, सूरजमुखी, अलसी और सरसों की फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया गया है। हालांकि साल 2020 से 21 के मुकाबले बढ़ाई गई कीमतों के मुकाबले ये बढ़ोतरी कम मानी जा रही है। गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य में महज 6% की बढ़त की गई, जो पिछले 11 सालों में की गई सबसे कम बढ़ोतरी है। एमएसपी में की गई वृद्धि इस सिद्धांत पर आधारित है कि पूरे भारत में उत्पादन की लागत का 1.5 गुना एमएसपी होनी चाहिए, जैसा कि संघीय बजट 2018 से 19 में घोषणा की गई थी। एमएसपी में बढ़ोतरी का ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब पूरे देश के किसान सड़कों पर हैं। नए कृषि सुधार से दिक्कतें। किसानों ने हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा पारित किए गए 3 विधेयकों पर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इन 3 बिलों में पहला है किसानों से संबंधित कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक संवर्धन और सुविधा प्रदान करना 2020। दूसरा है कृषक सशक्तिकरण और मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक और तीसरा है आवश्यक वस्तु संरक्षण विधेयक संशोधन 2020। संक्षिप्त में समझें तो इन विधेयकों का मकसद कृषि व्यापार में सरकार का दखल खत्म करके ऐसे व्यापारिक क्षेत्रों का गठन करना है जो बिचौलियों से मुक्त हो और जिन पर किसी भी तरह का सरकारी कर न लगे। किसानों की माने तो नई व्यवस्था में निजी कंपनियों को ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि कृषि उत्पादों के दाम बाजार के जरिए तय किए जाएंगे और सरकारी दखल खत्म होने से कंपनियां किसानों को दाम कम करने के लिए मजबूर करेंगी। कई ऐसी फसलें जहां न्यूनतम समर्थन मूल्य आधारित खरीद का वजूद नहीं है, वहां किसानों की उपज का दाम लगातार गिरा है। सरकारी दखल के बगैर कई नकदी फसलें जैसे कपास के दामों में भी भारी गिरावट देखने को मिली है। खेती में लागत दाम बढ़ने के बावजूद किसानों को बाजार से अपनी उपज के अच्छे दाम नहीं मिल रहे हैं। किसानों का कहना है कि सरकार का दखल खत्म होना और बाजार का कीमतें निर्धारित करना किसी भी तरह से किसानों के हित में नहीं है। चलिए एक नजर में समझते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी वो वैल्यू है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है। केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग यानी CACP कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस, इसकी सिफारिश पर कुछ फसलों के बुआई सत्र से पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। इससे किसानों को ये सुनिश्चित किया जाता है कि बाजार में उनकी फसल की कीमतें गिरने के बावजूद सरकार उन्हें तय मूल्य देगी। इसके जरिए सरकार उनका नुकसान कम करने की कोशिश करती है। हालांकि सभी सरकारें किसानों को इसका लाभ नहीं देती। इस वक्त बिहार और मध्य प्रदेश में सबसे बुरा हाल है, जहां किसानों को एमएसपी नहीं मिल पा रहा है। वैसे भी शांता कुमार समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि महज 6% किसानों को ही एमएसपी का लाभ मिलता है, यानी 94% किसान मार्केट पर डिपेंड हैं। एमएसपी तय करने का आधार। कृषि लागत और मूल्य आयोग न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। वो कुछ बातों को ध्यान में रखकर दाम तय किया जाता है, जैसे उत्पाद की लागत क्या है, फसल में लगने वाली चीजों के दाम में कितना बदलाव आया है, बाजार में मौजूदा कीमतों का रुख, मांग और आपूर्ति की स्थिति, राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की स्थितियां कैसी हैं, ये सभी कुछ। फसल लागत निकालने के फॉर्मूले। A2 किसान की ओर से किया गया सभी तरह का भुगतान, चाहे वो कैश में हो या किसी वस्तु की शक्ल में। बीज, खाद, कीटनाशक, मजदूरों की मजदूरी, ईंधन, सिंचाई का खर्च यहाँ जोड़ा जाता है। A2+FL इसमें A2 के अलावा परिवार के सदस्यों द्वारा खेती में की गई मेहनत का मेहनताना भी जोड़ा जाता है।
C2 यानी कॉम्प्रिहेंसिव कॉस्ट। ये लागत A2+FL के ऊपर होती है। लागत जानने का ये फॉर्मूला किसानों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसमें उस जमीन की कीमत भी जोड़ी जाती है जिसमें फसल उगाई गई। इसमें जमीन का किराया व जमीन तथा खेती बाड़ी के काम में लगाई गई स्थायी पूंजी पर ब्याज को भी शामिल किया जाता है। इसमें कुल कृषि पूंजी पर लगने वाला ब्याज भी शामिल किया जाता है। गौरतलब है कि भारत में खाद्यान्नों, दलहनी और तिलहनी फसलों और नकदी फसलों की बुआई के मुख्यतः 3 सीजन होते हैं, खरीफ, रबी और ग्रीष्म। इसमें रबी सीजन सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत में कुल कृषि उत्पादन में आधी हिस्सेदारी रबी सीजन की होती है। राज्यसभा में इन दिनों कृषि बिल को लेकर विवाद जारी है। इसी बीच बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। बैंकिंग विनियमन संशोधन विधेयक 2020 जो कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 में संशोधन है, इसे संसद में पारित किया गया है। ये विधेयक बैंकिंग नियमन संशोधन अध्यादेश 2020 की जगह लेगा, जिसे 26 जून 2020 को प्रख्यापित किया गया था। ये विधेयक आरबीआई को शक्ति प्रदान करता है कि बिना किसी स्थगन के पुनर्निर्माण या समामेलन के लिए योजना शुरू की जा सके। विधेयक ये प्रावधान करता है कि किसी भी व्यक्ति के पास सहकारी बैंक द्वारा जारी किए गए शेयरों के समर्पण के लिए भुगतान की मांग करने की शक्ति नहीं होगी। इस विधेयक के अनुसार एक सहकारी बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट किए जाने तक अपनी शेयर पूंजी को वापस लेने या घटाने का हकदार नहीं होगा। इस विधेयक में कहा गया है कि सहकारी बैंक उस व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में नियुक्त नहीं कर सकते हैं जो दिवालिया हो या नैतिक अपराध में शामिल अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो। इस विधेयक के अनुसार आरबीआई एक सहकारी बैंक या सहकारी बैंकों के एक वर्ग को अधिसूचना के माध्यम से अधिनियम के कुछ प्रावधानों से छूट दे सकता है। विधेयक के तहत प्रतिबंध: पहला, जिन पर विधेयक लागू नहीं होगा, प्राथमिक कृषि साख समितियां और सहकारी समितियां जिनका प्राथमिक व्यवसाय कृषि विकास के लिए दीर्घकालिक वित्त पोषण है। वहीं दूसरी ओर सहकारी समितियां अपने नाम में बैंक, बैंकर या बैंकिंग शब्दों का उपयोग नहीं कर सकती हैं। एक नजर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 पर। ये अधिनियम भारत में सभी बैंकिंग फर्मों को विनियमित करने वाला एक कानून है। ये 1949 में पारित किया गया था और 16 मार्च 1949 से लागू हुआ था। ये उस रूपरेखा को निर्धारित करता है जिसके तहत भारत में वाणिज्यिक बैंकिंग की देखरेख और विनियमन किया जाता है। ये कंपनी अधिनियम 1956 का पूरक है। ये अधिनियम आरबीआई को बैंकों को लाइसेंस देने, संचालन को विनियमित करने और बोर्डों और प्रबंधन की नियुक्ति का देखरेख करने का अधिकार देता है। वहीं बीते 23 सितंबर को राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना के तहत आईसीएमआर द्वारा कृतज्ञ हैकाथॉन का शुभारंभ किया गया। कृतज्ञ हैकाथॉन महिला अनुकूल उपकरणों पर विशेष जोर देगा। साथ ही साथ कृषि क्षेत्र में मशीनीकरण को बढ़ाने के लिए संभावित प्रौद्योगिकी समाधान को भी बढ़ावा देने के लिए आयोजित किया गया है। बताते चलें कि देश भर में किसी भी विश्वविद्यालय, तकनीकी संस्थान के छात्र, संकाय और नवप्रवर्तक उद्यमी समूह बनाकर इस कार्यक्रम में आवेदन कर भाग ले सकते हैं। इस हैकाथॉन का उद्देश्य कृषि मशीनीकरण में नवाचार को बढ़ाकर कृषि उत्पादकता और लाभजनकता को बढ़ाना है। ये कार्यक्रम छात्रों, संकायों, उद्यमियों और अन्य हितधारकों को भारत में कृषि मशीनीकरण को बढ़ावा देने के लिए अपने नवीन दृष्टिकोण और तकनीकी समाधान प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर रहा है। हैकाथॉन उच्च गुणवत्ता वाली उच्च शिक्षा के अनुरूप है, जो समानता प्रदान करती है और समावेश को सुनिश्चित करती है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य है। बताते चले कि राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना 2019 में शुरू की गई थी। परियोजना की कुल लागत 1100 करोड़ रुपए है। विश्व बैंक इस परियोजना को वित्त पोषण सहायता प्रदान कर रहा है।
भारत सरकार और विश्व बैंक के बीच फंड का हिस्सा 50-50 के अनुपात में है। ये कार्यक्रम ICMR और भाग लेने वाले कृषि विश्वविद्यालयों को समर्थन करता है। इस परियोजना के तहत कृषि, बागवानी, मत्स्य और वानिकी में 4 साल की डिग्री एक पेशेवर डिग्री मानी जाएगी। राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के रूप में अपग्रेड किया गया। ये पूर्वी और उत्तर पूर्व भारत में हरित क्रांति लाने के लिए सरकार के प्रयास को मजबूत करने के लिए किया गया है। वहीं बताते चले, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की स्थापना बरही, झारखंड और असम में की जा रही है। वहीं मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार द्वारा लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 पेश किया गया। इसके जरिए औद्योगिक कानूनों में बदलाव के भी प्रस्ताव किया गया। मौजूदा सत्र में केंद्र सरकार ने लोकसभा में औद्योगिक संबंध संहिता विधेयक 2020 पेश किया। इसके जरिए औद्योगिक कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव किया गया है। इसके अलावा सरकार ने 2 और विधेयक, सामाजिक सुरक्षा संहिता विधेयक 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य शर्त संहिता विधेयक 2020 भी लोकसभा में पेश किया। गौरतलब है कि सरकार मौजूदा 44 श्रम कानूनों की जगह सिर्फ 4 कानून रखना चाहती है। इसमें वेतन संहिता को पहले ही संसद में मंजूरी मिल चुकी है। इस विधेयक में निश्चित अवधि के रोजगार की बात कही गई है। विधेयक के लागू होने के बाद कंपनियां श्रमिकों को प्रत्यक्ष तौर पर एक निश्चित अवधि के लिए अनुबंधित कर सकेगी। निश्चित अवधि के रोजगार के तहत कंपनियों को अनुबंधित कर्मचारियों को निकालने से पहले किसी तरह की कोई नोटिस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। साथ ही छटनी किए जाने पर किसी तरह के मुआवजे का भुगतान भी नहीं किया जाएगा। किसी ऐसी कंपनी जिसमें 300 या उससे ज्यादा कर्मचारी काम कर रहे हों, उनकी छटनी करने से पहले सरकार की इजाजत लेनी जरूरी होगी। हालांकि कर्मचारियों की इस संख्या में सरकार एक अधिसूचना के जरिए बदलाव कर सकती है। इस विधेयक के मुताबिक किसी औद्योगिक प्रतिष्ठान में कार्यरत कोई भी श्रमिक 60 दिन के एडवांस नोटिस के बिना हड़ताल पर नहीं जा सकता। साथ ही अगर अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष मामले पर कार्रवाई चल रही हो तो इस अवधि के दौरान और ऐसी कार्रवाई खत्म होने के 60 दिनों के बाद भी श्रमिक हड़ताल पर नहीं जा सकता। ऐसे विवाद जिनमें दंड के रूप में जुर्माने का प्रावधान है, अदालतों पर बोझ कम करने के लिए उन पर फैसला लेने का अधिकार सरकारी अधिकारियों को दिया जाएगा। विधेयक के आलोचकों का कहना है कि नए प्रावधानों की वजह से श्रमिकों के अधिकार काफी संकुचित हो जाएंगे। इस विधेयक में जिस तरह के प्रावधान किए गए हैं, उनके मुताबिक लगभग 15% कंपनियां इसी दायरे में आएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि 80 से 85% कंपनियां इस कानून के दायरे से बाहर रह जाएंगी। इस तरह श्रम सुधार का असल मकसद पूरा होता नहीं दिख रहा है। मौजूदा व्यवस्था के मुताबिक अगर किसी कंपनी में 100 से ज्यादा श्रमिक काम कर रहे हैं तो कंपनी द्वारा छटनी करने के लिए उसे सरकार से अनुमति लेनी होती है। लेकिन अगर इसकी जगह नया प्रावधान आता है तो ये नियम सिर्फ ऐसी कंपनियों पर लागू होगा जिसमें 300 से अधिक श्रमिक काम कर रहे हों। ऐसे में श्रमिकों की असुरक्षा बढ़ सकती है। इसके अलावा हड़ताल को लेकर जो नए प्रावधान जोड़े गए हैं, इसकी वजह से श्रमिक अपना विरोध भी प्रभावी ढंग से नहीं दर्ज करा पाएंगे और कंपनियों की मनमानी बढ़ सकती है। भारत में ढेर सारे श्रम कानूनों के चलते जटिलता बढ़ गई है और इसके कारण औद्योगिक विकास में बाधा पैदा होने लगी है। साथ ही इससे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस प्रभावित होता है। तमाम अर्थशास्त्रियों का मानना है कि सख्त कानूनों के चलते रोजगार वृद्धि में कमी देखी जा रही है। मौजूदा श्रम कानून रोजगार की सुरक्षा की बात तो करते हैं, लेकिन रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिहाज से पर्याप्त नहीं है। यही कारण है कि टेक्नोलॉजी आधारित उद्योगों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और श्रम प्रधान उद्योगों में उद्यमियों का मोहभंग हो रहा है। कौशल विकास में उद्योग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जबकि मौजूदा श्रम कानूनों के कारण कंपनियां ज्यादातर कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को ही काम देती हैं। ऐसे में ये कंपनियां कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स के कौशल विकास और प्रशिक्षण में बहुत ज्यादा रुचि नहीं लेती हैं। श्रम कानूनों को कुछ इस तरह से बनाना होगा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े, क्योंकि सख्त श्रम कानूनों के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो पाता। ऐसे में रोजगारहीनता बढ़ जाती है। इसके अलावा हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि श्रमिक हित पर कोई बुरा प्रभाव न पड़े।
वहीं भारतीय सेना की आसमानी ताकत को और बढ़ाते हुए हाल ही में 22 सितंबर को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने अभ्यास हीट का सफल उड़ान परीक्षण किया। बताते चलें कि अभ्यास हीट एक हवाई वाहन है। ये ट्विन अंडरस्लंग बूस्टर का उपयोग करता है। आपको बता दें, अभ्यास को DRDO के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया था। ये एक छोटी गैस टरबाइन द्वारा संचालित है और इसमें MEMS आधारित इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है। इसमें नियंत्रण और मार्गदर्शन के लिए फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर भी है। इस परीक्षण के दौरान 5 किलोमीटर की ऊंचाई, परीक्षण वाहन की 2G टर्न क्षमता और 0.5 मैक की गति प्राप्त की गई। आपको बता दें, इस परियोजना की लागत 150 मिलियन रुपए है। गौरतलब है कि अभ्यास हीट को DRDO के लक्ष्य को अपनाकर विकसित किया गया था। लक्ष्य DRDO द्वारा विकसित एक उच्च गति टारगेट ड्रोन प्रणाली है। अभ्यास का पहला प्रक्षेपण 2012 में चित्रदुर्ग एरोनॉटिकल टेस्टिंग रेंज में हुआ था। एक नजर रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन पर। इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के DRDO भवन में स्थित है। ये भारत सरकार की एजेंसी है। वहीं ये सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य करता है। गौरतलब है कि DRDO में 30,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। वहीं वर्तमान में DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। बताते चलें, DRDO का नियंत्रण केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पास है। और वहीं 2022 में प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर शुरू होने वाला है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए इसके बारे में जानते हैं। प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का निर्माण भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड और इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च द्वारा किया जा रहा है। ये रिएक्टर एक बार चालू होने के बाद राष्ट्रीय ग्रिड में 500 मेगावाट बिजली जोड़ेगा। आपको बता दें, इस रिएक्टर का निर्माण तमिलनाडु के चेन्नई में कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन में किया जा रहा है। गौरतलब है कि रिएक्टर को 2012 में चालू करने की योजना थी, लेकिन तकनीकी समस्याओं के कारण इसमें देरी हो रही है। एक नजर में समझते हैं रिएक्टर की विशेषताओं को। ये रिएक्टर एक पूल प्रकार का रिएक्टर है जिसका कोर तरल में डूबा हुआ है। रिएक्टर में नकारात्मक शून्य गुणांक होता है, इसीलिए ये उच्च स्तर के परमाणु सुरक्षा प्रदान करता है। रिएक्टर के अधिक गर्म होने पर विखंडन श्रृंखला प्रतिक्रिया की गति अपने आप कम हो जाती है। ये तापमान और शक्ति के स्तर को कम करता है। इस रिएक्टर में तरल सोडियम कूलेंट है। आपको बता दें, इसे होमी भाभा ने भारत के तटीय क्षेत्रों के मोनाजाइट रेत में पाए जाने वाले थोरियम और यूरेनियम के भंडार का उपयोग करके शुरू किया था। इसमें ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारत में थोरियम भंडार का उपयोग किया जाता है। इस कार्यक्रम में 3 स्टेज शामिल हैं। पहला स्टेज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, दूसरा स्टेज फास्ट ब्रीडर रिएक्टर और तीसरा स्टेज थोरियम बेस्ड रिएक्टर। आपको बता दें, मौजूदा वक्त में भारत अपने कार्यक्रम के तीसरे चरण पर है। तो चलिए अब फटाफट से नजर डालते हैं राउंड अप सेगमेंट पर। 25 सितंबर को पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्म वर्षगांठ के उपलक्ष्य पर देश भर में अंत्योदय दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक विचारक, इतिहासकार तथा राजनीतिक कार्यकर्ता थे। अंत्योदय का अर्थ समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाना है। इस अवसर पर देश में रक्तदान शिविर, संगोष्ठी तथा सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को हुआ था। पंडित दीनदयाल उपाध्याय एक प्रसिद्ध राजनीतिक व्यक्तित्व तथा विचारक थे। वो जनसंघ के समन्वयक तथा नेता थे। जनसंघ से ही भारतीय जनता पार्टी की उत्पत्ति हुई थी। सितंबर के अंतिम बृहस्पतिवार को प्रतिवर्ष विश्व समुद्री दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके द्वारा शिपिंग सुरक्षा के महत्व, समुद्री सुरक्षा तथा समुद्री वातावरण की सुरक्षा तथा समुद्री उद्योग पर प्रकाश डाला जाता है। इस वर्ष विश्व समुद्री दिवस की थीम सतत ग्रह के लिए सतत शिपिंग यानी सस्टेनेबल शिपिंग फॉर अ सस्टेनेबल प्लैनेट रही। विश्व समुद्री दिवस 1958 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन सम्मेलन
सम्मेलन के अनुकूलन की तिथि चिन्हित करता है। इस दिवस को पहली बार 1958 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन यानी IMO का शुरुआती नाम अंतर सरकारी समुद्री सलाहकार संगठन था। इसे 1982 में बदलकर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन कर दिया गया। भारत सरकार ने MSME के क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के लिए 5 टास्क फोर्सेस का गठन किया। 23 सितंबर 2020 को भारत सरकार ने देश में MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 5 अलग अलग प्रमुख क्षेत्रों में 5 टास्क फोर्स का गठन किया। ये टास्क फोर्स सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को भविष्य के लिए तैयार करेंगे। ये देश को एक प्रमुख निर्यातक बनाने में ठोस रणनीति बनाएगा। ये टास्क फोर्स 1 महीने के लिए काम करेंगी और इनका निर्माण विभिन्न मंत्रालयों के तहत किया गया है। पहली टास्क फोर्स उद्योग 4.0 है। दूसरी टास्क फोर्स निर्यात संवर्धन और आयात नवीनीकरण। तीसरी टास्क फोर्स री इंजीनियरिंग। चौथी टास्क फोर्स प्रौद्योगिकी केंद्रों को एकीकृत करने के लिए और 5वां टास्क फोर्स लीन जेड यानी जीरो डिफेक्ट एंड जीरो इफेक्ट्स जैसी कई आधुनिकीकरण योजनाओं पर कार्य करेगी। भारत ने हाल ही में पृथ्वी 2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, जो स्वदेशी रूप से विकसित की गई है। ये परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में आयोजित किया गया। इस मिसाइल ने 350 किलोमीटर की दूरी तय की। ये परीक्षण नियमित अभ्यास का हिस्सा था। मिसाइल के प्रक्षेप वर्ग को DRDO के इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री स्टेशनों द्वारा ट्रैक किया गया था। प्रक्षेपण गतिविधि सेना के सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान विकास संगठन के वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी। सरकार ने 24 सितंबर 2020 को केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के 46वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में एक वेबिनार आयोजित किया। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत एक वैधानिक संगठन है। इसका गठन सितंबर 1974 में किया गया था। ये वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 के तहत शक्तियों और कार्यों को सौंपता है। ये पर्यावरण और वन मंत्रालय को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत तकनीकी सेवाएं प्रदान करता है। ये पर्यावरण अनुसंधान, निगरानी और विनियमन करने के लिए सरकार का एक तकनीकी विंग है। हर साल 23 सितंबर को भारतीय सेना हाइफा दिवस मनाती है। हाइफा दिवस का मकसद हाइफा के युद्ध में लड़ने वाले भारतीय सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करना है। गौरतलब है कि हाइफा का युद्ध 23 सितंबर 1918 को हुआ था, जिसमें जोधपुर, मैसूर तथा हैदराबाद के सैनिकों ने हिस्सा लिया था। ये सभी सैनिक 15 इंपीरियल सर्विस कैवेलरी ब्रिगेड का हिस्सा थे। इन्होंने मित्र राष्ट्रों की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लेकर जर्मनी व तुर्की के कब्जे वाले इजराइल के हाइफा शहर को आजाद करवाया था। इस युद्ध में लड़ने वाले सैनिकों को सम्मान देते हुए भारत सरकार ने दिल्ली स्थित विख्यात 3 मूर्ति मेमोरियल को 3 मूर्ति हाइफा मेमोरियल के रूप में पुनः नामित किया है। हर साल विश्व राइनो दिवस, विश्व वन्यजीव कोष और कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा 22 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस एशिया और अफ्रीका में रहने वाले 5 गेंडों की प्रजातियों के खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। 2010 में विश्व वन्यजीव कोष दक्षिण अफ्रीका द्वारा पहले विश्व राइनो दिवस की घोषणा की थी। इस वर्ष विश्व राइनो दिवस की थीम रही 5 राइनो स्पीसीज फॉरएवर। वहीं केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर ने देश में विश्व राइनो दिवस मनाने के अवसर पर एक बैठक की अध्यक्षता की। मंत्री के अनुसार भारत दुनिया में एक सींग वाले गेंडों की सबसे बड़ी संख्या का घर है। भारत में लगभग 3000 एक सींग वाले गेंडे हैं। ये असम, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश राज्यों में फैले हुए हैं। वर्चुअल वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक यानी वैभव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन 2 अक्टूबर 2020 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। ये शिखर सम्मेलन लगभग 1 महीने के विचार विमर्श सत्र के बाद होगा, जो कि 3 अक्टूबर से 25 अक्टूबर 2020 तक चलेगा। इसे एक वेबिनार के माध्यम से शोधकर्ताओं के बीच आयोजित किया जाएगा। वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन SNT और एकेडमिक ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया की एक पहल है ताकि विचार प्रक्रिया, प्रथाओं और अनुसंधान व विकास संस्कृति पर विचार विमर्श किया जा सके। इस पहल का उद्देश्य उभरती और चल रही चुनौतियों को हल करने के लिए वैश्विक भारतीय शोधकर्ता की विशेषज्ञता और ज्ञान का उपयोग करने के लिए व्यापक रोड मैप प्रस्तुत करना है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पृथ्वी विज्ञान तथा स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में राज्यसभा में एक लिखित जवाब दिया। उनके उत्तर के अनुसार भारतीय सुनामी प्रारंभिक चेतावनी केंद्र वर्तमान में 25 भारतीय महासागर देशों को सेवाएं प्रदान कर रहा है। ये पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की ओ स्मार्ट योजना के तहत कार्यान्वित किया जा रहा है। ओ स्मार्ट का पूर्ण स्वरूप ओशियन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी स्कीम है। ये प्रणाली भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र में समुद्री जीवन संसाधनों पर जानकारी मुहैया कराती है। ये प्रणाली मुक्त जल प्रदूषकों की निगरानी करती है। ये समुद्र अवलोकन प्रणालियों की विस्तृत श्रृंखला विकसित करती है। ये प्रणालियां भारत में समुद्र से वास्तविक समय के डेटा को प्राप्त करने में मदद करती है। बिहार में घर तक फाइबर योजना लॉन्च की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 21 सितंबर 2020 को बिहार में घर तक फाइबर योजना की शुरुआत की है। घर तक फाइबर योजना के तहत घरों में ऑप्टिकल फाइबर सेवाएं प्रदान की जाएंगी। गांव और ग्रामीण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए हर घर में ऑप्टिकल फाइबर सक्षम इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। पीएम मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के भाषण में कहा था कि इस योजना के तहत 2014 के बाद 1.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्शन मिले हैं। ये योजना भारत नेट कार्यक्रम के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है। 20 जुलाई 2020 को भारत सरकार के युवा मामले एवं खेल मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष ने भारत में वैश्विक मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म युवा जनरेशन अनलिमिटेड की स्थापना करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए थे। इस योजना का मकसद युवा उद्यमियों के बीच उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए सफल उद्यमियों एवं विशेषज्ञों के जरिए उद्यमिता कक्षाएं आयोजित कराकर युवाओं का उत्साह बढ़ाना है। 21वीं सदी के कौशल, जीवन कौशल, डिजिटल कौशल पर ऑनलाइन एवं ऑफलाइन चैनलों के माध्यम से युवा लोगों को अपग्रेड करना और उनके उत्पादक जीवन एवं भविष्य में कार्य करने के लिए स्व शिक्षण के माध्यम से उनका समर्थन करना है। स्वरोजगार को बढ़ावा देने के साथ रोजगार के अवसरों से युवाओं को जोड़ने के लिए आकांक्षी आर्थिक अवसरों के साथ संबंध विकसित करना, इसके लिए अभिनव समाधान एवं प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्मों के अधिकतम उपयोग को बढ़ावा देना, युवाओं को करियर पोर्टल के साथ साथ नौकरी पोर्टल के द्वारा आत्म अन्वेषण सत्रों के माध्यम से करियर मार्गदर्शन सहायता प्रदान करना। कोविड-19 के मद्देनजर कर्नाटक सरकार द्वारा शुचि योजना, जो एक प्रकार की मासिक धर्म स्वच्छता परियोजना है, उसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं किए जाने के कारण इस योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका। इस वर्ष कोविड-19 के मद्देनजर कर्नाटक सरकार द्वारा शुचि योजना के तहत वितरित किए जाने वाले सैनिटरी नैपकिन का वितरण रुक गया है। गौरतलब है कि 5 मार्च 2020 को कर्नाटक सरकार द्वारा लाए गए राज्य के बजट में शुचि योजना के लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की गई थी, जिसके कारण अब कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेज की 17 लाख से अधिक लड़कियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। शुचि योजना साल 2013 से 14 में शुरू की गई थी। ये योजना शुरुआत में केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित थी। हालांकि साल 2015 से 16 में केंद्र सरकार ने राज्यों को पूरी तरह से इस योजना की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहा था। शुचि योजना का मकसद ग्रामीण इलाकों की लड़कियों में मासिक धर्म स्वच्छता के बारे में जागरूकता फैलाना था। हर साल कर्नाटक सरकार इस योजना पर 49 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर रही है। मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार की योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना लॉन्च करने जा रही है।
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के मौजूदा लाभार्थी जिन्हें 6,000 रुपए प्रति वर्ष प्राप्त हो रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत 4,000 रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता भी मिलेगी। इस प्रकार कुल मिलाकर किसानों को 10,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता मिलेगी। मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना से लगभग 80 लाख किसान लाभान्वित होंगे। राज्य सरकार ने किसान हितैषी योजनाओं को एकीकृत करने की योजना बनाई है। ये घोषणा सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम में की गई थी, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भाग लिया था। बताते चलें, 22 सितंबर 2020 को भोपाल में गरीब कल्याण सप्ताह के तहत सबका साथ सबका विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया था। राज्य के मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम को संबोधित किया और सहकारी बैंकों और सोसाइटियों के खातों में 800 करोड़ रुपए जमा किए। उन्होंने किसानों को क्रेडिट कार्ड और ऋण वितरित किए। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।